सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 25 सितंबर की क्लास है द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल से इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस इसका टाइटल है। रिसेंटली आपने सुना होगा एशियन गेम्स में चाइना ने कुछ अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को चाइना में आने से मना कर दिया। इस पूरे इश्यू पे आर्टिकल आपको एक एनालिसिस देता है कि चाइना ऐसी बदमाशियाँ क्यों करता है। चलिए शुरू करते हैं। अपने क्विज़ को देख लो। आज के आर्टिकल को पढ़ना है लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन में खो नहीं जाना है। साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी देखोगे, ग्रामर भी देखोगे, वोकैब भी देखोगे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आउट ऑफ 9 आपको 9 मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे इस क्विज़ के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कुछ दिनों से क्लासेस थोड़ी लेट आ रही हैं, आगे पीछे मिस भी हो रही हैं, पर आप लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दैट। थोड़ा सा वायरल होने की वजह से गला बैठा हुआ है, तबीयत ख़राब है। होपफुली अब तबीयत ठीक हो जाएगी, क्लासेस रेगुलर करते रहेंगे। कह रहा है जी पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस। एक्सचेंज क्या होता है? लेन देन, आदान प्रदान। मैंने आपको कुछ दिया, बदले में कुछ ले लिया। और पॉलिटिसाइज करने का मतलब होता है जी किसी चीज़ का राजनीतिकरण, किसी चीज़ के अंदर सियासत को घुसा देना। कह रहे जी एक्सचेंजेस को भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं जहाँ पे खिलाड़ी एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, इन स्पोर्टिंग इवेंट्स को भी चाइना बदमाशी करके पॉलिटिसाइज कर रहा है, इनमें राजनीतिक घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। और बात किसकी हो रही है? वही ऑन चाइना यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स टू स्कोर जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स। बात हो रही है चाइना के यूज़ करने की, और यूज़ नहीं कहेंगे, मिसयूज़ करना बोलेंगे इसको। चाइना के दुरुपयोग करने की या मिसयूज़ करने की स्पोर्टिंग इवेंट्स को, खेलों के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को, ताकि वो स्कोर कर सके चाइना जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स। स्कोर द पॉइंट का मतलब तो समझते हैं ना। जैसे आप हॉकी खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ रन बनाएंगे, पॉइंट स्कोर करेंगे। तो चाइना को जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स को स्कोर करना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रन बनाने हैं, है ना। इस तरीके से वो मिसयूज़ कर रहा है। जियो पॉलिटिक्स आप जानते हैं। जियो मतलब धरती, अर्थ। पॉलिटिक्स आप जानते हैं, राजनीति। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आप बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। कैसे इस देश को मैं कैसे मैनेज करूं, कौन मेरा दुश्मन, कौन मेरा दोस्त, ये सभी जियो पॉलिटिक्स के पार्ट हैं। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी चाइनाज डिनाइल ऑफ एंट्री टू अरुणाचल प्रदेश एथलीट्स शोज अप द डिस्ट्रस्ट इन टाइज। कह रहा है चाइना का जो डिनाइल है, डिनाइल क्या होता है? मनाही, रिफ्यूज़ल, किसी काम को मना कर देना। कह रहा है चाइना की जो मनाही है एंट्री की हमारे अरुणाचल प्रदेश के कुछ एथलीट्स को, कह रहा है ये एंट्री जो है ना, ये अच्छे से साफ साफ दिखाती है, शो अप करती है। और किसको? दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, उनमें डिस्ट्रस्ट को। डिस्ट्रस्ट का मतलब आप समझते हैं ना, यकीन ना होना या एक दूसरे पे शक होना, सस्पिशन होना। तो दोनों कंट्रीज़ जो है ना, आज भी एक दूसरे पे अच्छी भावना से यकीन नहीं करती हैं। बस यही बात जो है चाइना का मना करना इस बात को बताता है। तो चाइना का जो मना करने का काम है डिनाइल, ये आपका सब्जेक्ट है। शो अप इसकी वर्ब है। अब शो अप के कई सारे मीनिंग है। पहला मीनिंग होता है किसी जगह पे जो वक्त है, उस वक्त पे जाकर के पहुंचना और सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना। जैसे 10 बजे का एग्ज़ाम है, आप 10 बजे पहुंच गए, 9:30 बजे पहुंच गए, या 9:45 बजे पहुंच गए, तो यू शोड अप फॉर द एग्ज़ाम इन द एग्जामिनेशन हॉल एट 9:45 PM। तो ये तो पहला मीनिंग है जो बोलने चलने में आता है। दूसरा मीनिंग होता है शो ऑफ फ्रेजल वर्ब का, किसी चीज़ को रिवील करना, अनवील करना, एक्सपोज करना, सबके सामने बताना। तो चाइना यहाँ पे कुछ शो अप नहीं कर रहा, चाइना सिर्फ रिवील कर रहा है अपने डिस्ट्रस्ट को, रिश्तों में जो पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शो अप और ये जो दूसरे आप सारे वर्ड्स देख रहे हैं वोकैब के, सारे मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। शुरू में ही 5-6 वर्ड्स देख लोगे तो फिर आर्टिकल पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एज ऑलवेज एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें।
और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्ज़ाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अब आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। 5 वर्ड्स हैं, थोड़ा मैं इनको जूम इन कर देता हूँ। पहला वर्ड है सॉलिडैरिटी। सॉलिडैरिटी का मतलब होता है यूनिटी यानी एकता, है ना। इसको यूनिफिकेशन, हार्मनी इन वर्ड से भी बता सकते हैं, लेकिन सिंपल मीनिंग है यूनिटी। अगर आप नॉर्मल सी लिखने वाले पर्सन हो, नॉर्मल इंग्लिश, तो आप यूनिटी लिख दोगे। अगर आप थोड़ा सा अच्छा वोकैब वर्ड लिख लिए हो तो यूनिटी की जगह सॉलिडैरिटी वर्ड का यूज़ कर लोगे। Thousands gathered on the streets to show their solidarity with the campaign for reforms. हजारों लोग इकट्ठे हो गए सड़कों पे दिखाने के लिए अपनी एकता को, सॉलिडैरिटी को, और किसके साथ? इस कैंपेन के साथ, इस अभियान के साथ जो है रिफॉर्म्स के या सुधारों के लिए। रिफॉर्म क्या होते हैं? सुधार। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास विंडिक्टिव। ये वर्ड बना है विंडिक्टिवनेस से। आपने एक वर्ड सुना हो अंग्रेजी में रेट्रीब्यूशन, रिवेंज, अवेंज। तो रिवेंज, अवेंज, रेट्रीब्यूशन और विंडिक्टिवनेस एक ही बात है। सबका मीनिंग होता है बदला, प्रतिशोध। और विंडिक्टिव इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। इसका मतलब होता है रिवेंजफुल यानी प्रतिशोध से भरा हुआ। टिरानिकल रिजीम्स ऑफ्टन टर्न विंडिक्टिव अगेंस्ट डिसिडेंट्स इन देयर रेंज। टिरानिकल रिजीम्स जो होते हैं, तानाशाही प्रशासन जो होते हैं, टिरानिकल क्या होते हैं? जिसमें तानाशाह हो, डिस्पॉट हो। कह रहे जी टिरानिकल रिजीम्स हैं वो अक्सर प्रतिशोध वाले हो जाते हैं, विंडिक्टिव हो जाते हैं या रिवेंजफुल हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो डिसिडेंट होते हैं उनके राज में, उनके रेन में। डिसिडेंट होने का मतलब होता है आप अपने प्रशासन के खिलाफ हैं, है ना। आपको उनसे कुछ शिकायत है, किसी बात को लेकर के कुछ प्रोटेस्ट है, तो आप डिसिडेंट है। तो जो भी आदमी टिरानिकल रिजीम में प्रोटेस्ट करेगा, टिरानिकल रिजीम हमेशा उसको रिवेंजफुली ट्रीट करेगा, उस आदमी पे कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। चलिए ये सारे सिनोनिम्स हैं। आज आप इस वर्ड को आर्टिकल में देखने वाले हैं, विंडिक्टिव को। अच्छा, विंडिक्टिव से एक और वर्ड बनता है वेंडेटा। वेंडेटा, ठीक है, स्पेलिंग समझ में आ रही है ना। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध। इसी पे एक मूवी बनी है वी फॉर वेंडेटा। थोड़े कमज़ोर दिल वाले बच्चे मत देखना, बहुत अच्छी मूवी है ये वैसे, जोकर पे बनी हुई है, देखना इसको। और मैं सभी को सजेस्ट ये करता हूँ कि मंथ में कम से कम एक मूवी हॉलीवुड वाली ज़रूर देखा करो, इंग्लिश में सबटाइटल्स लगा लिया करो। भाई जो बोल रहा है नीचे आपको लिखने में, पढ़ने में आ जाए। 1 या 2 मूवीज़ देखोगे, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलो वेंडेटा से इस वर्ड को कनेक्ट करके रखें। अगला वर्ड है इल एडवाइस्ड। इल एडवाइस्ड का मतलब होता है जो गलत सलाह वाला हो। मैंने आपको बोल दिया जा कूद जा और आप कूद गए, तो ये एक्शन एक इल एडवाइस्ड एक्शन है। मेरी सलाह भी गलत थी और आपका काम भी गलत था। फूलिश बोल सकते हैं इसको आम भाषा में, या इसको अनवाइज, अनएडवाइज्ड या मिसगाइडेड बोल सकते हैं। ठीक है, बेवकूफ़ी भरा बोल दो। इल एडवाइस मतलब बेवकूफ़ी भरा। चाइना स्टैंड्स ऑन द LAC सीम्स इल एडवाइस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एशियन जियोपॉलिटिक्स। चाइना की जो मुद्रा है या पोजीशन है, जो स्टैंस है LAC के मुद्दे पे, वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है अगर एशिया की जियोपॉलिटिक्स को आप देखें, इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अगला वर्ड आ गया स्टांस। ये जो स्टांस वर्ड आपने यहाँ देखा है वही वर्ड यहाँ आ गया। स्टांस का मतलब होता है आपकी पोजीशन या स्टैंड किसी भी मुद्दे पे। अब मैं आपसे पूछूं चाइना मुद्दे पे आपका क्या स्टैंस है, पाकिस्तान पे आपका क्या स्टैंस है ना, कंट्री के अंदर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उन पे, नक्सलवाद पे आपका क्या स्टैंस है। तो मैं आपकी पोजीशन जानना चाह रहा हूँ
आप किस तरफ हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे। तो व्हाट इज़ योर स्टांस और एनवायरमेंटल इश्यूज़, आपकी पोजीशन, आपका स्टांस क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे, मौसम को लेकर के जो इश्यूज़ हैं। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप स्टांस देखेंगे। पोस्चर इसका एक सिनोनिम है। लास्ट वर्ड है अपना थॉर्नी। देखिए वर्ड बना है थॉर्न से, थॉर्न THORN, और इसका मतलब होता है कांटा। थॉर्नी हर वो चीज़ होगी जो कांटेदार होगी, जो बहुत शार्प होगी। और फिर इसका दूसरा मीनिंग है हर वो चीज़ जो डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लमेटिक होगी। समझ पाए। अगर आपको कोई चीज़ हाथ में पकड़ में आ गई जो बहुत तीखी है तो आप बोल देंगे इट इज़ वेरी थॉर्नी। अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो बहुत डिफ़िकल्ट है, जिस पे बात करें तो भी झगड़ा, ना करें तो भी झगड़ा, डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लमेटिक है, तो वो इश्यू भी अपने आप में थॉर्नी हो जाता है। द जूरी इज स्टिल आउट ऑन द थॉर्नी इशू ऑफ द ओरिजिन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जूरी आज भी आउट है। जूरी स्टिल आउट एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, ईडियम होती है, इसका मतलब होता है ये मामला अभी भी अनडिसाइडेड है। वो जूरी वो है जो मामले को डिसाइड करेगी, जूरी अभी भी आउट है, तो मतलब जूरी ने मामला अभी भी डिसाइड नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी ये डिसाइडेड नहीं है। ये जो इशू है थॉर्नी इशू, डिफ़िकल्ट इशू, जो है ग्लोबल वार्मिंग के ओरिजिन का। कुछ लोग ये बोलते हैं राइट विंग वाले कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, ये तो होती रहती है, ये नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग इंसान की वजह से हो रही है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो जूरी स्टिल आउट। चलिए ये जानबूझ करके मैं बीच में कुछ ईडीएम फ्रेज डाल देता हूँ ताकि भाई जो वर्ड सीख रहे हो उसके साथ में कुछ एडिशनल लर्निंग भी हो जाए। 5 वर्ड्स हो गए आर्टिकल में, वर्ड्स आपको दिखेंगे। अब जल्दी से इसकी समरी ले लो आर्टिकल की। देखिए समरी ये है कि एशियन गेम्स चाइना में शुरू हो चुके हैं और 2 इंडियन प्लेयर्स थे अरुणाचल प्रदेश से, उनको चाइना ने एंट्री देने से मना कर दिया इन गेम्स में। उनका वीज़ा ही पास नहीं हुआ, उनको फ़्लाइट ही बोर्ड नहीं करने दी गई अरुणाचल प्रदेश से। इसका रीज़न क्या है। चाइना बहुत पहले से ही कहता आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है और हमारे हिस्से से कोई चाइना में आना चाहे तो उसका काहे का वीज़ा और काहे का पासपोर्ट। तो जब भी कोई बच्चा अरुणाचल प्रदेश से चाइना में पासपोर्ट वीज़ा लगा के जाने की कोशिश करता है तो चाइना इस तरह की हरकतें करने लगता है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि बड़ी शर्मनाक बात है ये। स्पोर्टिंग इवेंट्स तो एकता बनाने के लिए होते हैं, पर चाइना जैसा इल एडवाइस जो मूव चाइना ने खेला है बेवकूफ़ी भरा, जिसमें स्पोर्टिंग इवेंट्स को भी ये पॉलिटिसाइज कर रहा है, ये बहुत गलत है। एनालाइज करके क्रिटिसाइजिंग टोन में आर्टिकल लिखा हुआ है, एनालाइजिंग और क्रिटिसाइजिंग इसकी टोन है। अब ये पूरा इशू आपको बताएगा कैसे कैसे चाइना ने इस बदमाशी को किया। चलिए, द एशियन गेम्स विच वर ओपन्ड ऑन September 23rd बाय चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन Hangzhou following a spectacular opening ceremony on a scale that has now come to be expected from China, are meant to showcase a broader message of Asian solidarity। कह रहा है जो एशियन गेम्स हैं, द एशियन गेम्स, द क्यों लगाया भाई। कोई भी स्पोर्टिंग टूर्नामेंट हो उसके आगे द लगाओ, द वर्ल्ड कप, द एशियन गेम्स, कोई भी, समझ गए ना, ट्रॉफी वॉफी हो। तो कह रहा है जो एशियन गेम्स हैं जो कि ओपन हुए थे, शुरू हुए थे सितंबर 23 को, आज से 2 दिन पहले, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा हांगझोउ नाम के इस शहर में या प्रोविंस में। और ये हुए थे बाद में या फॉलोइंग या आफ्टर एक स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी के। स्पेक्टेकुलर मतलब देखने लायक या शानदार, ओपनिंग सेरेमनी आप जानते हैं। और ये ओपनिंग सेरेमनी उसी स्केल पे थी, उसी लेवल पे थी जो अब एक्सपेक्टेड हो चुका है, जिसकी अब आशा सभी को रहती है चाइना से। एकदम चाइना जो है स्पेक्टेकुलर सी सेरेमनीज करता है, अब सबको पता है चाइना ये करेगा। कह रहे वैसी ही ओपनिंग सेरेमनी थी जिसका हमें पता था कि चाइना करने वाला है। कह रहे ये जो एशियन गेम है जो ऐसे 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 शुरू हुए, कह रहे ये गेम्स जो है ना ये मेंट है। अब देखो मेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, इनका ये मीनिंग है या इन गेम्स का ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये गेम्स जो है ना इनका मीनिंग है या ऑब्जेक्टिव है कि ये शोकेस करेंगे, सबके सामने दिखाएंगे एक बड़े लेवल पे उस मैसेज को जो है एशिया में सॉलिडारिटी का, यूनिटी का। आ गई बात समझ में। एशियन गेम्स आपका सब्जेक्ट है, आर मेंट टू शोकेस इसकी वर्ब है, ठीक है, आर मेंट इसकी वर्ब है। व्हेन समथिंग इज मेंट टू डू समथिंग तो उस चीज़ का ऑब्जेक्टिव,
इंटेंशन या मीनिंग वही होता है। सॉलिडरिटी आप देख चुके हैं पहले ही, यूनिटी को बोलते हैं, हार्मनी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ें। फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि बाद में। कह रहे द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 19th एडिशन वर हाउएवर मार्क्ड बाय एनीथिंग बट। कह रहे लेकिन हुआ ये कि जो डेज हैं, जो दिन हैं, और कौन से दिन भाई, जो लीड अप टू कर रहे थे, जो हमें ले जा रहे थे लीड करते हुए, और किसकी तरफ, ओपनिंग सेरेमनी की तरफ, और किसके, 19वें एडिशन के एशियन गेम्स के। तो बात की जा रही है, ऐसा समझ लीजिए 10 सितंबर से 22 सितंबर के बीच की, जिन दिनों में 23 सितंबर के हम नज़दीक जा रहे थे। कह रहे ये जो दिन थे ना, ये हाउएवर मार्क्ड थे, और किस चीज़ के द्वारा, इस चीज़ को छोड़ करके हर चीज़ के द्वारा, एनीथिंग बट। अब ये फ्रेज़ देखो क्या है, एनीथिंग बट। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, बट मतलब एक्सेप्ट फॉर इट। बट यहाँ पे प्रेपोजिशन है। बट को अगर आप डिक्शनरी में डालेंगे तो ये कंजंक्शन भी बन जाएगा, प्रेपोजिशन भी बन जाएगा, और एक एडवर्ब भी बन जाएगा। यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। एनीथिंग बट मतलब हर कोई भी चीज़ छोड़ करके इसको। जैसे लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी एनीथिंग बट हैप्पी। ज़िंदगी बहुत छोटी है कुछ भी होने के लिए छोड़ करके हैप्पी। मतलब हैप्पी होने के लिए ज़िंदगी है, गुस्सा करने के लिए बहुत छोटी है, नाराज़ होने के लिए बहुत छोटी है, लड़ाई करने के लिए बहुत छोटी है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। तो इसी तरीके से जो दिन थे ना, वो सॉलिडारिटी को छोड़ करके हर चीज़ को मार्क कर गए। 15 दिन में हमें पता लग गया एशिया में बिल्कुल भी एकता नहीं है। डेज जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी वर मार्क्ड। डेज के लिए एडजेक्टिव आया लीडिंग अप टू, वो दिन जो लीड अप टू कर रहे थे, हमें एशियन गेम्स की तरफ ले जा रहे थे। एनीथिंग बट आपने देख लिया, लेकिन ऐसे दिमाग में बैठेगा नहीं, सेंटेंस बनाओ। एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर इट है ना, इसकी फुल फॉर्म है। ऐसे ही नथिंग बट भी बनता है, इसका मतलब होता है नथिंग एक्सेप्ट फॉर इट। मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ आपके लिए। द वर्कर्स यूनियन वांटेड नथिंग बट अ सैलरी हाइक। वर्कर्स की यूनियन चाहती थी कुछ और नहीं सिवा एक सैलरी हाइक के। उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। तो दे वांटेड नथिंग एक्सेप्ट फॉर अ वेज हाइक, या दे वांटेड नथिंग बट अ वेज हाइक। तो ऐसे एनीथिंग बट और नथिंग बट का इस्तेमाल किया जाए। अगर आप चाहते हैं तो एक सेंटेंस मैं आपको हिंदी में बना के देता हूँ, सभी कोशिश करेंगे उसको अंग्रेजी में लिखने की, ठीक है। एनीथिंग बट पे बना दूँ मैं हिंदी में। आप इस दुकान से चॉकलेट के सिवा कुछ भी ले सकते हैं। माँ ने बच्चे को बोला है दुकान से जो चाहिए वो ले लो चॉकलेट के सिवा, ठीक है। बच्चे चॉकलेट की जिद करते हैं ना, तो यू कैन टेक, अब मैं हिंदी बोलूँगा नहीं इंग्लिश में, फिर आप बना दोगे। आप इस दुकान से चॉकलेट के सिवा कुछ भी ले सकते हैं। एनीथिंग बट का इस्तेमाल करना है, खुद बनाना है। देखो मुझे आता है, आपकी बात है, अब मैं सीख चुका हूँ, मेरा काम है सिखाने का। जो बच्चे कोशिश करेंगे कमेंट्स में डालेंगे, गलती भी होगी तो उनको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। बढ़े आगे, चलो हिंदी में डाल दिया मैंने इसको, है ना। आगे कह रहा है द डे बिफोर द ओपनिंग यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कैंसल्ड हिज विजिट टू चाइना एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट टू द लास्ट मिनट डिनायल ऑफ एंट्री टू 3 इंडियन वूशू प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अब बता रहा है ये हुआ क्या, 10 दिनों में क्या तमाशा हुआ है। कह रहा है जी एक दिन पहले ओपनिंग के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं यूनियन के यानी सेंटर के, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, इन्होंने अपनी चाइना विजिट को ही कैंसिल कर दिया, एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट के तौर पे, प्रोटेस्ट के एक निशान के तौर पे। और वो प्रोटेस्ट किसका था, आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मिनट पे जो मना किया गया, डिनाई किया गया एंट्री को भारत के 3 वुशु प्लेयर्स को अरुणाचल प्रदेश से। तो हमारे प्लेयर्स को मना किया गया, और एक दिन पहले अनुराग ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि मैं भी चाइना नहीं जाऊंगा, करवा लो आपको जो एशियन जो है गेम्स करवाना अपने हिसाब से। ठाकुर जी की वो है कैंसिल्ड, ठीक है। और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। ये वूशू क्या होता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक गेम का नाम भी मेरे को टाइम नहीं मिला इसको सर्च करने का, चेक करना कौन सा गेम है वूशू। कह रहा था 3 एथलीट्स नेमान वांगशू, ओनिलू टेगा एंड मेपंग लामगू were given the accreditation needed to travel along with the rest of the Indian team for the games।
कह रहे 3 जो एथलीट्स हैं और इनके नाम दिए गए हैं डैश से डैश के बीच में, थोड़े बोलने में मुश्किल लग रहे हैं मुझे, है ना, आपके सामने लिखे हुए हैं। कह रहे एथलीट्स जो है ना ये दिए गए थे एक्रेडिटेशन। अब ये क्या होता है भाई एक्रेडिटेशन? किसी चीज़ की वैलिडेशन या ऑथोराइजेशन को बोलते हैं एक्रेडिटेशन, है ना। सरकार से आपको लाइसेंस मिल गया तो आप ये कह दें कि इस काम को करने के लिए सरकार से मुझे एक्रेडिटेशन मिल चुका है। तो इन तीनों को भी लाइसेंस दे दिया गया था, एक्रेडिटेशन दे दिया गया था, जो ज़रूरी था ट्रैवल करने के लिए रेस्ट ऑफ इंडियन टीम के साथ में इन गेम्स के लिए। एथलीट्स की वर्ब है, ठीक है, वर गिवन पैसिव वॉइस में दिया गया था इनको। एक्रेडिटेशन आपने देख लिया। कह रहा लेकिन हुआ क्या? हुआ ये, हाउएवर, in what appears to be a directive issued to the airline by China, the athletes were told they could not board their flight. कह रहा है हालांकि एक ऐसी घटना में जो अपीयर होती है एक डायरेक्टिव, इन वट, इस पे एक वीडियो कर चुके हैं 5 मिनट की, सर्च करना इन वट मीनिंग YET योर इंग्लिश ट्यूटर, सर्च करोगे वीडियो ऊपर आ जाएगी। इन वट का मतलब होता है एक ऐसी घटना में, एक ऐसे इवेंट में। कह रहा है हालांकि एक ऐसी घटना में जो दिखाई देती है एक डायरेक्टिव, एक ऑर्डर जो इशू किया गया है एयरलाइन को चाइना के द्वारा। कह रहा है इस घटना में हुआ क्या? इस घटना में ये हुआ कि इन तीनों एथलीट्स बच्चों को ये कहा गया कि वो बोर्ड ही नहीं कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट को, वो प्लेन में चढ़ ही नहीं सकते। तो बाकी इंडियन टीम जा सकती है, 3 अरुणाचल प्रदेश के लड़के लड़कियां नहीं जाएंगे। ऐसा जो है चाइना ने एयरलाइन को बोला और एयरलाइन ने इंडियन टीम को बोला। इन वर्ड की वर्ब है अपीयर्स, एथलीट्स की वर्ब है वर, टोल्ड है ना, वर टोल्ड। दे की वर्ब है कुड नॉट बोर्ड। बोर्ड या टेक अ व्हीकल जो है ना, इस फ्रेज़ को आप यूज़ करते हैं जब भी किसी व्हीकल में चढ़ते हैं। टेक अ टैक्सी, बोर्ड अ टैक्सी, टेक अ प्लेन, बोर्ड अ शिप, टेक अ बस। समझ पा रहे हैं? तो ये फ्रेज़ हमेशा याद रखें, बोर्ड या टेक अ व्हीकल। और कुछ देखने वाला है नहीं इसमें, है ना। आगे क्या हुआ? कह रहा है चाइना हैज़ इन द पास्ट इश्यूड स्टेपल्ड वीज़ा टू इंडियंस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। चाइना पास्ट में भी जुगाड़ू वीज़ा जो है, स्टेबल्ड वीज़ा जो है इशू कर चुकी है इंडियंस को अरुणाचल प्रदेश से। देखो किसी कंट्री में जाना है तो वीज़ा आपको उस कंट्री से अप्रूव करवाना पड़ता है और वीज़ा लग के आता है आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प के साथ। लेकिन जो स्टेबल्ड वीज़ा होते हैं ना, ये होते हैं जुगाड़ू वीज़ा। और ये दे करके चाइना क्या कहता है इन अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को कि आप तो हमारा ही पार्ट हो, ये तो भारत सरकार जिद कर रही है वीज़ा के लिए, नहीं तो आप तो ऐसे ही आ जाते हैं। चलो वीज़ा चाहिए, एक स्टेबल्ड वीज़ा हमसे ले लो, नकली वीज़ा ले लो। मतलब समझ गए ना वो। RBI के नोट की जगह जब आपको 2000 के नोट मिल जाए नकली वाले, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? बच्चे खेलते हैं ना जिन नोट से, नकली नोट से, वैसा नकली वीज़ा इन लोगों को दे देते हैं। ये स्टेपल्ड होता है, इस पर कोई पिन के साथ में स्टेपल लगा होता है आपके पासपोर्ट पे, इस पर कोई स्टैम्प भी नहीं होती। तो चाइना ऐसी बदमाशियाँ पास्ट में कर चुका है नकली वीज़ा देने की हमारे देश के नागरिकों को। चाइना की वर्ब है हैज़ इशूड। कह रहा है ओनली इन जुलाई 3 वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश ड्यू टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन चेंगडू वर इशूड स्टेपल्ड वीज़ा। कह रहा है पिछली जुलाई में भी, ओनली इन जुलाई, ओनली का मतलब है अभी अभी जो गई है ना जुलाई, उसी की बात कर रहे हैं। तो जुलाई में ही 3 वुशु प्लेयर्स को अरुणाचल प्रदेश से जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स चेंगडू में पार्ट लेने वाले थे, हु वर ड्यू टू टेक पार्ट, जिनका पार्ट लेना या पार्टिसिपेट करना ड्यू था, बकाया था, इनको भी ऐसे नकली स्टेबल्ड वीज़ा चाइना ने इशू किए। उस वक्त भी चाइना की ये बदमाशी देखने को मिली। वुशु प्लेयर्स की वर्ब है वर इशूड। इन वीज़ा का मतलब तो समझ रहे हो ना आप, ये एक सिंबॉलिक वीज़ा है, किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा, बस चाइना ही देता है अपने को ये। और इसीलिए देता है अरुणाचल प्रदेश वालों को सिग्निफाई करने के लिए कि तुम्हारी सरकार ने कहा है तो दे रहे हैं, नहीं तो तुम तो ऐसे ही आ जाओ, हमारा ही पार्ट हो। कह रहा इन दिस इंस्टेंस द डिसीजन टू बार द एथलीट्स appears particularly vindictive as visas were not needed to travel for athletes issued digital accreditations। कह रहा है इस बार क्यों नहीं दिया चाइना ने स्टेपल्ड वीज़ा, अभी भी तो दे देता, अब मना क्यों किया? कह रहा है इस इंस्टेंस में ये हुआ, इस घटना में, एग्जाम्पल में ये हुआ इस बार कि जो डिसीजन था ना बार करने का, जो डिसीजन था रोक देने का एथलीट्स को,
वो दिखाई देता है साफ तौर पे या पर्टिकुलरली बहुत ही विंडिक्टिव यानी प्रतिशोध भरा, बदले भरा। क्यों करे? क्योंकि जो वीज़ा जो थे ना वो इस बार ज़रूरी ही नहीं थे ट्रैवल के लिए, एथलीट्स के लिए, जिनको इशू कर दिया गया था डिजिटल एक्रेडिटेशन। तो इस बार भारत सरकार ने भी चालाकी खेली। इस बार सरकार ने बोला वीज़ा हम लेंगे ही नहीं, हम तो डिजिटल एक्रेडिटेशन दे रहे हैं और सबकी लिस्ट आपको भेज रहे हैं, आप सबको अपने पास आने की एंट्री दे देना। तो भारत सरकार के चालाकी का बदला लेने के लिए अब स्टेपल वीज़ा तो दे नहीं सकते, तो चाइना ने इन तीनों को आने से मना कर दिया कि तुम तो वहीं रह जाओ। डिसीजन की वर्ब है अपीयर्स, वीज़ाज की वर्ब है वर नीडेड। कहानी समझ में आ रही है ना भाई? ये पूरी कहानी मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं सीधे भी पढ़ा सकता हूँ 15 मिनट में एडिटोरियल पूरा। ये कहानी इसीलिए करता हूँ आपका इंटरेस्ट बने, चीज़ें आपको समझ में आए क्या कहना चाह रहा है वो, है ना। डिसीजन की वर्ब होगी ये, वीज़ाज की वर्ब है वर नीडेड। विंडिक्टिव यानी रेट्रीब्यूटिव, मैलिशियस, रिवेंजफुल, जिसमें कोई प्रतिशोध की भावना हो। Karachi Indian officials believe Beijing thus went out of its way to bar their travel by instructing the airline to not allow them to board. अब भारत का क्या कहना है इस मुद्दे पे? इंडियन ऑफिशियल्स ये मानते हैं कि चाइना जो है इस प्रकार से वेंट आउट ऑफ कर गया, बहुत आगे निकल गया अपने रास्ते के, अपने वे के। और क्यों? बार करने के लिए इन लोगों की ट्रैवल को ऐसा इंस्ट्रक्ट करके, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे करके एयरलाइन को कि वो अलाउ ही नहीं करें इन लोगों को बोर्ड करने में या फ्लाइट में चढ़ने पे। तो इंडियन ऑफिशियल्स का यही कहना है कि चाइना इस बार बहुत आगे बढ़ गया है, ऐसा इसने आज तक कभी भी नहीं किया था, है ना। इट हैज़ वेंट आउट ऑफ या इट हैज़ गॉन आउट ऑफ इट्स वे। ऑफिशियल्स की वर्ब है बिलीव, बेजिंग की वर्ब है वेंट आउट ऑफ। व्हेन यू गो आउट ऑफ योर वे, आप अपने रास्ते से बहुत आगे निकल जाते हैं, सीमाओं को क्रॉस कर देते हैं, है ना। कह रहा, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब द एक्शन एज टारगेटेड एंड प्री मीडिएटेड। हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है जयशंकर साहब की, एक्सटर्नल अफेयर्स की, एक स्टेटमेंट में उसने डिस्क्राइब किया इस एक्शन को, और क्या कि ये टारगेटेड भी है और प्री मीडिएटेड भी है। ये निशाना लगा के इंडिया के लिए और पहले सोच समझ करके मीडिएट करके किया गया है। प्री मीडिएटेड मतलब एकदम इंटेंशनल हो, डेलिब्रेट हो, पूरी प्लानिंग के साथ में हो। ये कहना है मिनिस्ट्री का, सरकारी मिनिस्ट्री है, द लगा हुआ आगे, द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री की वर्ब है डिस्क्राइब्ड। चलिए आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा बाकी लोगों का क्या कहना है और चाइना ऐसा क्यों करता है। कह रहा है, दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ बेजिंग यूजिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स टू स्कोर जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, अनफॉर्चुनेटली पहला इंस्टेंस नहीं है, पहला एग्जाम्पल नहीं है, पहली घटना नहीं है। और किसकी? चाइना की, बेजिंग की मिसयूज़ करने की या दुरुपयोग करने की स्पोर्टिंग इवेंट्स को। कह रहा है जिनमें होना चाहिए कोई भी जगह नहीं पॉलिटिक्स की, दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स। स्पोर्टिंग इवेंट्स में पॉलिटिक्स की क्या जगह है? तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि बेजिंग इनको यूज़ कर रहा है। और क्यों यूज़ कर रहा है? देखो ये बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, इसको अलग कर दो। बेजिंग इज़ यूजिंग दैम टू स्कोर जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉइंट्स को स्कोर करने के लिए, समझ गए ना, खेल खेलने के लिए, डिप्लोमेटिक गेम्स को खेलने के लिए। दिस की वर्ब है इज, दैट आया स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए, वर्ब है शुड हैव। इट दे हैव नो प्लेस मतलब वहाँ पे कोई जगह नहीं है फॉर पॉलिटिक्स यानी राजनीति की। कह रहा है इन फरवरी लास्ट ईयर बेजिंग इल एडवाइजडली सिलेक्टेड द PLAs या पीपल लिबरेशन आर्मीज कमांडर इन्वॉल्व इन गलवान वैली क्लैश एज वन ऑफ द टॉर्च बेरर्स फॉर द विंटर ओलंपिक्स। कह रहा पिछले साल भी ऐसा कर चुका है। पिछले साल बेजिंग ने बेवकूफ़ी के भरे एक अंदाज में इल एडवाइजडली सिलेक्ट कर लिया वहाँ की आर्मी जिसका नाम है पीपल लिबरेशन आर्मी। तो जो PLA का जो कमांडर था, जो इन्वॉल्व था गलवान वैली क्लैश में, उसको सिलेक्ट कर लिया। और कैसे? एक टॉर्च बेरर के तौर पे, या टॉर्च बेरर्स में से एक। टॉर्च बेरर कौन होते हैं? जो आगे मशाल लेकर के गेम को चलते हैं और गेम को शुरू करते हैं, है ना। टॉर्च बेरर्स में से एक उसको बना दिया और ये बनाया विंटर ओलंपिक्स के लिए जो 2022 में चाइना ने होस्ट किया था। बेजिंग की वर्ब है सिलेक्टेड, ठीक है। इल एडवाइजडली यानी अनवाइज तरीके से, बेवकूफ़ी भरे तरीके से, या फूलिशली बोल सकते हैं। वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन,
प्लूरल नाउन हमेशा आप देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता होगा। वन ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन, क्योंकि कई चीज़ों में से ही वन निकालोगे ना। भाई आप बोल रहे हो वो मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है, तो अच्छे दोस्त कई सारे हैं तभी वो एक होगा। अगर वो अकेला ही आपका अच्छा दोस्त है, अच्छा दोस्त ही आपका एक है, तो फिर ऐसा मत बोलो वो मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है। तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन जो आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप वन को जस्टिफाई कर सकेंगे। टोस्ट बेरर्स आपने लगाया हुआ है। स्पोर्टिंग इवेंट्स के आगे हमेशा द लगाएं, द विंटर ओलंपिक्स। कह रहे जी बोथ देन एंड नाउ द ऑर्गेनाइजर्स हैव अपीयर्ड मोर देन हैप्पी टू लुक द अदर वे। कह रहा जी तब भी और अब भी, पिछले साल भी और आज भी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो ये इवेंट्स करवाते हैं, बीजिंग तो होस्ट है इनका, ओलंपिक्स करवाने वाला तो वो ओलंपिक एसोसिएशन है ना। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं मोर देन हैप्पी, बड़े खुश। और किस काम में? लुक द अदर वे करने में, पूरी घटना को नज़रअंदाज करने में। दूसरी तरफ देखते हैं तो आप क्या करते हैं? घटना को नज़रअंदाज करते हैं ना। तो ऑर्गेनाइजर जो है एक झटके में घटना को नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों करते हैं? गिवन चाइनास स्टेटस एज बोथ अ विलिंग होस्ट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर ऑफ सच इवेंट्स। देखते हुए चाइना के स्टेटस को दोनों ही तरीके से, एक तो तैयार होस्ट, विलिंग होस्ट, ये तैयार रहता है हमेशा किसी भी गेम को होस्ट करने के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर, या यूँ दूसरे वर्ड्स में कहते हैं चंदा देने वाला ऐसे इवेंट्स के लिए। तो जो पैसा देगा, जो अपने घर करवाएगा, होस्ट करेगा, उसकी थोड़ी मोटी बदमाशी भी ये सहन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं चाइना का, जब कोई भी ऐसा किस्सा होता है तो दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। ऑर्गेनाइजर्स की वर्ब है हैव अपीयर्ड। लुक द अदर वे, किसी चीज़ को इग्नोर करना, ओवरलुक करना। इसके लिए एक और वर्ड है कंडोन करना। ठीक है, कंडोन करना। दो ईडियम्स भी हैं लुक द अदर वे के लिए, याद होनी चाहिए आपको। एक आँख से बनी है, एक कान से बनी है। पहली इडियम है टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू समथिंग। भाई किसी चीज़ को देख करके भी अनदेखा कर देना, अंधों की तरह उस चीज़ को देखना। हो रही है होने दो, है ना। यू हैव टर्न योर ब्लाइंड आई टू समथिंग। और दूसरा है टू टर्न टर्न अ डेफ ईयर टू समथिंग। आपको सब कह रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन आपने कान बहरा करके उनके आगे कर दिया, हो रहा है तो होने दो, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई देता। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सभी जो है सिनोनिम्स हैं किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करने के। ये जो 2 मिनट लगा के बता रहा हूँ ना भाई, यही ईडियम तुम किसी एग्ज़ाम में देख रहे होगे 2023 में, अगले 2024 में। ये जो वर्ड कंडोन देख रहे हो, यही कहीं पे आपको वोकेबलरी सेक्शन में पूछा गया होगा। ध्यान दिया करो इन चीज़ों पे, और बहुत अच्छा अगर आप नोट्स बना ले तो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रणधीर सिंह, who met with President Xi in Hangzhou, in remarks to journalists, chose not to call out the denial of entry to athletes। कह रहे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है ओलंपिक काउंसिल के, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के, जो ये पूरा जो है ना एशियन गेम्स करवा रहे हैं, रणधीर सिंह इनका नाम है, हैवी इंडियन, जो मिले प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हांगजोई में। इंडियन नहीं है, इंडियन एथनिसिटी के, हो सकता है किसी और कंट्री के हों, मैंने नहीं चेक किया, आप चेक करके देख लेना। ऑफ कोर्स ये इंडियन नहीं होंगे। कह रहा ये प्रेसिडेंट साहब जो मिले भी शी जिनपिंग से हांगजोऊ में, कह रहा इन बंदे ने भी अपने रिमार्क्स में जर्नलिस्ट के सामने, अपनी बात में जर्नलिस्ट के सामने चूज़ किया कि ये कॉल आउट नहीं करेंगे, ये ललकारेंगे नहीं, ये पॉइंट आउट नहीं करेंगे इस डिनाइल के मुद्दे को, जो है एथलीट्स को एंट्री देने का। तो इन्होंने भी इस मुद्दे को कभी ज़्यादा जो है ना मीडिया के सामने बोलते हुए इन्होंने इस मुद्दे के बारे में बात नहीं की। और ये काम इन्होंने कैसे किया? इंस्टेड ओनली सेइंग द मैटर वॉज बीइंग डिस्कस्ड, बजाय इसके सिर्फ ये कहते हुए कि मामला जो है डिस्कस किया जा रहा था, इस पर बातचीत हो रही थी। मैटर की वर्ब है वॉज बीइंग डिस्कस्ड। प्रेसिडेंट की वर्ब है चोस। कॉल आउट करना, किसी चीज़ को पुकारना, ललकारना, किसी गलत चीज़ को पॉइंट आउट करना। कॉल से सारी फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रिवाइज कर लो। आज मैं इनको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बार हो चुकी हैं। कॉल आउट, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल एट, है ना। चलो आराम से देख लेना इनको। इन्हीं में से कोई फ्रेजल वर्ब आपको किसी एग्ज़ाम में, आरसी में, क्लोज टेस्ट में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़े। कह रहे जी बियॉन्ड द एशियन गेम्स द लेटेस्ट चाइनीज़ एक्शन सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द करंट डिस्ट्रस्ट इन बायलैटरल रिलेशंस।
कह रहा जी एशियन गेम्स के अगर पार चले जाएं, बियॉन्ड चले जाएं, तो अभी अभी चाइना का जो एक्शन है वो एक रिमाइंडर का काम करता है, और वो रिमाइंडर है करंट डिस्ट्रस्ट का, अविश्वास का, लैक ऑफ भरोसे का, जो है दोनों की दो तरफा यानी बायलेटरल रिलेशनशिप्स में। और किस चीज़ का रिमाइंडर है वो? एज वेल एज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस टू डील विद लॉन्ग परसिस्टिंग थॉर्नी इश्यूज इंक्लूडिंग वीज़ा। कह रहे जी साथ ही साथ ये रिमाइंडर है एज वेल एज उस एब्सेंस का, उस ना मौजूदगी का, जो है पर्याप्त चैनल्स की, पर्याप्त रास्तों की। और रास्ते हैं कम्युनिकेशन के यानी बातचीत के। और रास्ते क्यों होंगे भाई? रास्ते ये होने चाहिए थे डील विद करने के लिए, निपटने के लिए इस लंबे वक्त से परसिस्ट करते हुए या बने हुए कंट्रोवर्शियल इशू का या प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ का, जिसमें वीज़ा का भी इशू शामिल है। तो ये दोनों ही चीज़ें बताता है। एक तो इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट बहुत डिसट्रस्ट बहुत है दोनों कंट्रीज़ में एक दूसरे का, और साथ में कोई बातचीत का जरिया या रास्ता नहीं है जहाँ से इन इश्यूज़ को कम्युनिकेट किया जा सके। एक्शन की वर्ब है सर्व्स। डील विद करना, किसी चीज़ से निपटना। थॉर्नी आप जानते ही हैं, तीखा, प्रिकी, कॉम्प्लिकेटेड, प्रॉब्लमेटिक, डिफ़िकल्ट। परसिस्टिंग यानी बना हुआ, एंड्योरिंग, लास्टिंग या ड्यूरेबल इसको बोलते हैं। लॉन्ग परसिस्टिंग है यानी लंबे वक्त से ये इश्यू जो है टिका हुआ है। कह रहा है न्यू दिल्ली हैज़ करेक्टली मेड क्लियर दैट रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन रिलेशंस विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट कंप्लीटिंग द डिसंगेजमेंट प्रोसेस। कह रहा है भारत ने भी इस चीज़ को सही तरीके से साफ कर दिया है मेड इट क्लियर, कि जो बहाली का काम है, रिस्टोरिंग का काम है नॉर्मलसी को यानी सामान्य हालातों को रिश्तों में, ये काम पॉसिबल होगा ही नहीं, रिश्ते कभी सामान्य होंगे ही नहीं बिना कंप्लीट किए डिसंगेजमेंट प्रोसेस को। डिसंगेजमेंट मतलब जो भी इंगेजमेंट हो रखी है वो हटे, आप अपने फौजी पीछे लो, हम अपने फौजी पीछे लें। और ये सारी डिसंगेजमेंट कहाँ पे? LAC के अलोंग यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चारों तरफ या इसके साथ साथ, एंड रिस्टोरिंग पीस इन बॉर्डर एरियाज, बिना रिस्टोरेशन के, बिना बहाली के, पीस के बॉर्डर एरियाज में। तो ये नई दिल्ली का कहना है, जब तक LAC का मुद्दा नहीं सुलझाओगे हम आपके दोस्त बिल्कुल भी नहीं हैं। दिल्ली की वर्ब है हैज़ मेड, मेक समथिंग क्लियर, किसी चीज़ को साफ करना। रिस्टोरिंग की वर्ब है विल नॉट बी पॉसिबल। रिस्टोर करना यानी चीज़ों को पुरानी हालात में लाना, रिस्टोर करना, बहाल करना। नॉर्मलसी होती है जी नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, सामान्य हालात को बोलते हैं नॉर्मलसी। LAC एक इमेजिनरी लाइन है, जो भी इमेजिनरी लोकेशंस है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, ग्रीनविच, है ना, LAC, LOC, डूरन लाइन, कोई भी जो लाइंस है, मैकमोहन लाइन, ये सारी लाइंस जो हैं इमेजिनरी हैं, इनको द लगा करके बताया जाता है, ठीक है। इमेजिनरी लोकेशन हमेशा अपने आगे द लेंगी। कह रहे जी अनटिल बेजिंग रिव्यूज इट्स स्टैंड्स ऑन द बॉर्डर द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स विच सूट्स नीदर इंडिया नॉर चाइना इज़ लाइकली टू इंड्योर। कह रहे जी अनटिल यानी जब तक ऐसा ना हो, और कैसा ना हो? बीजिंग रिव्यू ना करे, बीजिंग फिर से ना देखे अपने स्टांस को, अपनी पोजीशन को बॉर्डर के ऊपर। बीजिंग को ये समझ में ना आए कि मैंने क्या गलत किया और मुझे कैसे सही करना है। जब तक ये ना होगा ना, तब तक क्या नहीं होगा भाई? तब तक करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है, मौजूदा हालात जो है, जो सूट करते हैं ना इंडिया को ना चाइना को, वो लाइकली रहेंगे एंड्योर करना यानी बने रहना। तो करंट हालात चाहे दोनों को सूट ना करें, लेकिन जब तक बीजिंग सीधा ना होगा, बदमाशी नहीं छोड़ेगा, तब तक यही हालात बने रहेंगे, चाहे सूट करें चाहे सूट ना करें। बीजिंग की वर्ब है रिव्यूज़, विच की वर्ब है सूट्स, विच आया करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए, ठीक है, स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए आया है विच, राइट। एंड्योर करना, बने रहना, किसी चीज़ का परसिस्ट करना है ना, लॉन्ग लास्टिंग, चलता रहना। स्टांस मतलब पोजीशन, आपका पोस्चर ऑन एनी इशू या मुद्दा। अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इन तीनों वर्ड्स के बाद में कभी भी नॉट नहीं लगाया जाता, इनके इमीडिएटली बाद आने वाले क्लोज में। जब तक ऐसा ना हो, इसमें ना ऑलरेडी लग चुका है ना, यहाँ पे डज नॉट रिव्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। अनटिल, अनलेस और लेस्ट, जब तक ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो और कहीं ऐसा ना हो, इन तीनों के बाद में
जो फ्रेज या क्लोज आए उसमें नोट कभी भी नहीं लगाना। आज के क्विज में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा हुआ है, इसलिए फिर से बार बार बता रहा हूँ। चलिए रैपअप करेंगे सेशन को, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब थोड़ी आवाज़ भी बैठ रही है मेरी। इनमें से सबसे अच्छा और अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होगा इस आर्टिकल की थीम को कंसीडर करते हुए? जो चारों में से सबसे अच्छा लगे, आपको बेस्ट लगे, उसको चूज़ करना है। घटनाएं तो चारों ही हुई हैं, लेकिन जो सेंट्रल थीम को सूट करे उसी घटना को आप अपना टाइटल बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, खुद से कोशिश करो, इसकी हिंट डाल दूंगा मैं, आज कोशिश करूंगा कमेंट्स में मेरे आंसर से, फर्स्ट कमेंट से अपने आंसर्स को मैच कर लेना। अब आ जाओ सेकंड पे। अंडरलाइंग अजम्पशन क्या है इस पैसेज में जो सपोर्ट करता है आर्ग्यूमेंट को बेजिंग के एक्शंस के खिलाफ? भाई बेजिंग ने गलत किया है, अगर इस बात को हमें सच मानना है, इस बात को हमें सही मानना है, तो कौन से अजम्पशन को लेकर के हम चल रहे हैं? सही क्या होना चाहिए, कहने का मतलब ये, अगर बीजिंग गलत है तो सही क्या है? तो इन चारों में से सही क्या है वो बताना है आपको इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, प्रोबेबली आपका गलत ही होगा, लेकिन सब लोग कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में मैं अपना आंसर डाल रहा हूँ, हिंट भी डाल देंगे, वहाँ से मैच कर लेना, ठीक है? मेंस लेवल का है, गलत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करनी है सभी को, है ना? सही क्या है वो आपको बताना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ग्राम वोकैब है। ईडियम पूछिए, टर्न ए डेफ ईयर टू समथिंग। वन वर्ड पूछा है, रेट्रीब्यूशन या रेवेंज वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, और मीनिंग पूछा है थॉर्नी वर्ड का। छवें में आपसे यूज़ करने को बोला है नथिंग बट को एक सेंटेंस में। सिंपल सा सेंटेंस बनाओ, चाहे 5 7 10 वर्ड्स हों, नथिंग बट को यूज़ करो। नथिंग बट का मतलब होता है कुछ और नहीं सिवा इसके, कुछ और नहीं सिवा इसके, नथिंग बट, है ना? नथिंग मतलब कुछ और नहीं, बट मतलब सिवा इसके। चलिए 7वें 8वें 9वें में 3 एरर्स मिलेंगी। एक मिलेंगी अनटिल की वजह से या इसके आसपास, दूसरी आपको मिलेगी इस गिवन वर्ड के आसपास। ये कॉन्सेप्ट मैंने आज करवाया नहीं है, लेकिन आपको आता है, मैं मान करके चल रहा हूँ, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने डाल दिया है। और तीसरी एरर मिलेगी आपको इस वन वर्ड की वजह से या इसके आसपास। चलो आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले कमेंट से बताना, ठीक है? मुलाकात लेंगे आपसे कल की क्लास में होपफुली। अंटिल देन साइनिंग आउट।